नमस्कार। दिल्ली और मिल्कीपुर दोनों जगह वोटिंग जारी है, लाइनें लग चुकी हैं, लोग घर से निकल चुके हैं। दिल्ली और मिल्कीपुर दोनों जगह साख की लड़ाई है और देखना है कि क्या होने जा रहा है। चाहे मिल्कीपुर हो चाहे दिल्ली हो, भाजपा के लिए आन बान शान की लड़ाई दिखाई दे रही है। मिल्कीपुर में तो पूरी तरह से प्रशासन सरकार के साथ दिख रहा है और दूसरी तरफ दिल्ली में भी क्या होने जा रहा है। क्या अरविंद केजरीवाल फिर से मुख्यमंत्री बन पाएंगे या नहीं, ताजपोशी उनकी हो पाएगी या नहीं, इन सब पर बात करेंगे। हमारे साथ आज केपी मलिक जी है। केपी मलिक सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद सर, दिल्ली और मिल्कीपुर दोनों जगह पर वोटिंग जारी है, खचाखच लाइनें लगी हुई हैं, लोग घरों से निकल चुके हैं, भीड़ भाड़ खूब देखने को मिल रही है। लेकिन मिल्कीपुर में अगर हम देखें तो प्रशासन खुले तौर पर सरकार का साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या कहेंगे केपी मलिक सर? देखिए प्रज्ञा, अगर आप मिल्कीपुर की बात करें तो मिल्कीपुर में कई सारे एंगल हैं चुनाव के जो दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला एंगल ये है कि वहां पे अयोध्या का जो मामला है, जिस प्रकार से अयोध्या के पहले विधायक थे उन्होंने इस्तीफा दिया और वो सांसद बने, भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने एक बहुत बड़ा झटका दिया। पीछे एक वहां पे घटना हुई, उनका रोना और उनका उस तरह से वो करना, वो भी एक जनता में अपील हुई है। तीसरा ये है कि जो प्रयागराज की घटना है उससे भी कहीं ना कहीं लोकल जनता का मोहभंग है और भारतीय जनता पार्टी का विरोध कहीं ना कहीं इस चीज को लेके लोगों में है, दिमाग में इस तरह की बात आ गई है। और जो जो इस वर्ग के लोग हैं उनमें बहुत ज्यादा इस तरह की मुझे नाराजगी दिखाई दे रही है। उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को मुझे मिल्कीपुर पे होता दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ अगर देखें, इसमें कोई दो राय नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरा प्रशासन, पुलिस प्रशासन, डीएम, एसएसपी सब लगे हुए हैं। जितने भी लोग हैं पूरी उनकी कोशिश है। भारतीय जनता पार्टी का जो अपनी रणनीति रही है शाम दाम दंड भेद की, उसमें भारतीय जनता पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। पूरे देश से लगभग 25 आईपीएस केंद्र की प्रतिनियुक्ति पे आने हैं, जिनमें से 4 आईपीएस उत्तर प्रदेश से भी आने हैं, लेकिन उनको कल तक के लिए रोक लिया गया है और मेरे ख्याल से उन चारों की ड्यूटी भी मिल्कीपुर में ही है। तो मिल्कीपुर में इतने अधिकारियों की, इतने पुलिस प्रशासन की क्या आवश्यकता है? एक विधानसभा सीट पे सिर्फ उपचुनाव है जहां, वहां इतने पुलिस प्रशासन की क्या आवश्यकता है? आपने देखा था जो पिछले उपचुनाव हुए थे उसमें पुलिस ने क्या काम किया था कि एक वर्ग के जो मतदाता थे उनको एक ही जगह रोक दो, उनको बूथ तक ना पहुंचने दो। तो क्या इस आज भी उसी तरह की घटनाएं हमें देखने को मिलेंगी? ये तो मिल्कीपुर की बात है। अगर आप दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली में प्रज्ञा बहुत ज्यादा जोश लोगों में दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज देख रहा हूं कि जिस प्रकार से कांग्रेस का भी पहले कई बार हम जो पिछले कई सारे चुनाव से विधानसभा में देखते थे कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की ही आपस में लड़ाई होती थी, इस बार कई सारे ऐसे मतदाता हैं जो कांग्रेस की बात कर रहे हैं। और कांग्रेस ने कठिन निर्णय यहाँ पे लिया है कि उन्होंने अलग लड़ने का फैसला किया है। तो कांग्रेस भी ये चाह रही है कि अपने वोट फीसद को बढ़ाया जाए। जितनी सीटों पे जीत सकते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन मुझे लग रहा है कि कांग्रेस अगर 7, 8 या 10% भी वोट अगर पाले तो मुझे कोई हैरानी दिल्ली में नहीं होगी, क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है और कई सीटों पे, इसमें कोई दो राय नहीं कि कई सीटों पे केजरीवाल को कांग्रेस की वजह से नुकसान होगा। लेकिन कांग्रेस अपना अस्तित्व बचाने के लिए और कांग्रेस अपनी पार्टी को दिल्ली में खड़ा करने के लिए कठिन निर्णय ले चुकी है। इससे जरूर फायदा भारतीय जनता पार्टी को कुछ सीटों पर मिलेगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी को दिल्ली में थोड़ा फायदा होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। बाकी देखते हैं शाम तक किस प्रकार से वोट बढ़ती हुई नजर आ रही है आपको। देखिए, कांग्रेस की तो लगभग 0 सीटें दिल्ली में थी। आप जानते हैं कि दिल्ली में कांग्रेस कुछ थी नहीं, लेकिन कांग्रेस का अस्तित्व अगर होता है, कांग्रेस की 2-4 सीटें अगर आ जाती हैं और कांग्रेस का वोट फीसद बढ़ जाता है तो ये तो कांग्रेस के लिए अच्छी बात है। और कांग्रेस के लिए आम आदमी पार्टी को हराना मुश्किल है, कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी को हराना इतना मुश्किल नहीं है। दूसरी चीज ये है कि कांग्रेस भी चाहती है
कि भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार बनती है तो अगली बार शायद हम उसको हरा लेंगे। अगर वापस केजरीवाल आएंगे तो केजरीवाल और भाजपा की फिर वही पुरानी टक्कर रहेगी और कांग्रेस बाहर रह जाएगी। इस तो पर कांग्रेस भाजपा ने कितना बहुत ज्यादा, चोट करती हुई दिख रही है सर? देखिए इसका इस ट्रायंगल का फायदा मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को कुछ ना कुछ होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत पालेगी, मुझे इसमें भी थोड़ा संशय है। अगर कांग्रेस थोड़ा सा अच्छा कर लेती है तो मैं ये भी देखता हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि त्रिशंकु विधानसभा आ जाए और कोई इस स्थिति में हो ही ना कि वो सरकार बना ले। ऐसे में फिर मास्टर स्ट्रोक कांग्रेस का होगा। तो कांग्रेस क्या करेगी? कांग्रेस जो है अपने समर्थन से आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएगी या क्या परिस्थितियां बनेंगी, क्योंकि इस बार डिफरेंस है, बहुत ज्यादा चीजें, लोगों में बदलाव है। और कहीं ना कहीं मैं ये मान के चलता हूं कि केजरीवाल को भी इस चीज का नुकसान हुआ है कि उनके जेल जाने से, उनके लोगों के जेल जाने से और उनके ऊपर जिस प्रकार से आरोप चस्पा हुए हैं, जिस प्रकार से वो जेल गए हैं, तो कुछ ऐसे फीसद के लोग भी हैं जो सोचते हैं कि यार कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है, इसीलिए केजरीवाल और उनके मंत्रियों को जेल भेजा है। इस सोच के लोग भी हैं, भले वो कम कम मात्रा में हो, कम फीसदी लोग हों। दूसरी चीज यह है कि भारतीय जनता पार्टी की तमाम कार्यप्रणाली लोग देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को सिद्धांतवादी पार्टी बताती थी, उसने तमाम सिद्धांत छोड़ दिए हैं। अब अगर केजरीवाल को कहते हैं वो कि फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं, और वो केजरीवाल से भी आगे रेवड़ी बांटने में निकल गए। दूसरी बात यह है कि आप हरियाणा में वो रेवड़ियां नहीं दे रहे हैं और दिल्ली में रेवड़ी दे रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र लोगों के सामने आता है। जबकि हरियाणा और उत्तर प्रदेश तो जुड़े हुए हैं दिल्ली से, तो आप ना उत्तर प्रदेश में रेवड़ी दे रहे हैं, ना आप हरियाणा में दे रहे हैं, फिर दिल्ली में आप क्यों दे रहे हैं? तो इसका मतलब आप भी फ्री की रेवड़ियां दे रहे हैं, तो आप में दूसरों को फर्क नहीं है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी अगर कोई गेन करती है दिल्ली में, तो वो अपने साम दाम दंड भेद के उससे ही करेगी। क्योंकि आपने देखा है कि केजरीवाल ने भी तमाम आरोप लगाए थे, आपके सामने सूची जारी करी थी, आपके सामने बहुत सारी चीजें रखी थी कि कहां से वोट कटवाई जा रही हैं, कहां पे वोट बंटवाई जा रही है। और दूसरा, प्रज्ञा, जो कल शाम से खेल चल रहा है, परसों शाम से ही जब चुनाव प्रचार खत्म हुआ था, तो परसों रात से ही यहाँ पे शुरू हो गया था कि कहीं पैसा बट रहा है, कहीं दारू बट रही है, कहीं कुछ हुआ था। और कल सुबह एक एफआईआर करने, कंप्लेंट लिखाने गई थी वो जो मुख्यमंत्री है आम आदमी पार्टी की, लेकिन पुलिस ने उन्हीं के खिलाफ कंप्लेंट लिख दिया। तो जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और जिस तरह से पुलिस शिकायत जो है आम आदमी पार्टी लोगों के खिलाफ कर रही है, उससे ये दिखाई देता है कि पुलिस प्रशासन खुलेआम भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ दिखाई देता है। जी। अच्छा, केपी मलिक सर, केजरीवाल का लग रहा है, आपको क्या लग रहा है कि जो केजरीवाल तमाम मुद्दों को लेकर सामने आ रहे हैं, हालांकि भाजपा के पास कोई बड़ी काट नजर नहीं आ रही है केजरीवाल की। शुरुआत में बहुत सारे मुद्दे भाजपा ने उठाने की कोशिश करी कि शीश महल और केजरीवाल के भ्रष्टाचार को लेकर कई आरोप लगाए भाजपा ने। इसके अलावा रोहिंग्या मुसलमानों की बात कही, घुसपैठियों की बात कही, कुछ खास चल नहीं पा रहा। आज जो वोटिंग हो रही है, लोग घरों से निकल रहे हैं, ताबड़तोड़ वोटिंग चल रही है, तो इसका क्या असर देखने को मिला इन सब चीजों का? बिल्कुल फेल है ये मुद्दे। देखिए प्रज्ञा, अगर आप ये देखें, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पैंतरेबाजी और सियासत करती है, केजरीवाल उसमें माहिर है। और केजरीवाल कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से आगे है सियासी पैंतरेबाजी में। अगर भारतीय जनता पार्टी डाल डाल है तो केजरीवाल पात पात है। दूसरी बात यह है कि अगर आप रोहिंग्या की बात करते हैं, अगर आप बांग्लादेशियों की बात करते हैं, अगर आप सीमा पार से आने वाले लोगों की बात करते हैं, तो जो भारतीय जनता पार्टी ने जाने अनजाने ये फॉर्मूला शुरू किया था, वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ही केजरीवाल ने खड़ा कर दिया ले जाके, कि पुलिस प्रशासन और तमाम ये जिम्मेदारी जो है गृह मंत्रालय की है, और गृह मंत्रालय अमित शाह के पास है। तो ये तो सीधा सीधा आरोप अमित शाह के ऊपर है। तो अमित शाह से सवाल पूछा जाना चाहिए कि रोहिंग्या कैसे दिल्ली में आ गए और कैसे वो सेटल हो गए दिल्ली में, तो क्या गृह मंत्रालय सो रहा था क्या? दूसरे जितने भी आरोप थे, वो अधिकतर आरोप केजरीवाल ने उन्हीं के ऊपर मढ़ दिए, जो वापस उनके ऊपर चले गए। दूसरी चीजें जो आप कह रही हैं कि जो दूसरे आरोप भारतीय जनता पार्टी ने केजरीवाल के ऊपर लगाए, वो भी भारतीय जनता पार्टी को सिद्ध नहीं कर पाई। हम जो बात करते हैं, उनको जेल भेजा गया, ईडी ने पकड़ा, लेकिन ईडी का कोई केस अभी तक साबित नहीं हो पाया है।
किसी को भी पकड़ के जेल भेज देना, किसी के ऊपर भी एक केस चालू कर देना, जब तक उसका रिजल्ट नहीं आ जाता, जब तक दोष सिद्ध नहीं हो जाता, तब तक आप उसको दोषी कैसे मान सकते हैं, कैसे कह सकते हैं। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा, कोई घेर लेगी केजरीवाल को या घेर रही है या केजरीवाल को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा देगी, हमें इसकी उम्मीद नहीं दिखाई देती। लेकिन केजरीवाल घिरे को तो मैं बाहर नहीं कर, लेकिन केपी मलिक सर, केजरीवाल घिरे तो हुए हैं। हमने देखा कि कांग्रेस से एक तरफ लड़ाई तो है ही है, हमले कांग्रेस की तरफ से आ रहे हैं, उधर उनकी अपनी सांसद स्वाति मालीवाल केजरीवाल के ऊपर तमाम आरोप लगा रही हैं। 3-3, 4-4 ट्रक कूड़ा लेकर उनके घर पहुंच रही हैं। बहुत सारी चीजें हैं। स्वाति मालीवाल ने भी बहुत आरोप लगाए और उन्होंने कहा कि इस बार केजरीवाल बहुत कमजोर हो जाएंगे। आपको क्या लगता है? देखिए प्रज्ञा, चाहे ये स्वाति मालीवाल हो और चाहे इस तरह के तमाम नेता हो आम आदमी पार्टी के, उनका कोई जमीन पे कोई असर नहीं है। मैं आपको कई सारे उदाहरण देता हूं। अभी लगभग 8 जो एमएलए थे, जो इनके एमएलए थे आम आदमी पार्टी के, जब केजरीवाल ने उनके टिकट काट दिए तो अगले दिन भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर लिए। वो इस तरह के आम आदमी या बहुत ही दबे कुचले और इस तरह के लोगों को टिकट दिए थे। जिस पंजाई बाग में मैं रहता हूं, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी मादीपुर है, यहां से एक दर्जी था, उस दर्जी को केजरीवाल ने टिकट दे दिया था और वो दर्जी 2 बार आम आदमी पार्टी के चुनाव पे जीत के आ गया और उसका टिकट अगर काट दिया तो उसने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। उसको लगा रहे मैं तो बहुत बड़ा नेता हो गया हूं। तो वो आम आदमी पार्टी के झाड़ू के निशान पे जीत के आता था, वो अपने अस्तित्व से थोड़ी जीत के आ रहा था, उसको थोड़ी लोग जानते थे, उसका तो नाम भी नहीं लोग जानते। वो तो आम आदमी पार्टी के चुनाव चिन्ह को देख के लोग वोट दे रहे थे। तो ऐसे लोगों के जाने से, ऐसे लोगों के आरोप प्रत्यारोप करने से कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। और मैं समझता भी नहीं हूं कि बहुत ज्यादा फर्क केजरीवाल के ऊपर इन चीजों का पड़ रहा है। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी, भारतीय अभी जनता सुबह पार्टी, जी आप कुछ बोलिए पूछ रहे सर। हैं? जी मैं ये पूछ रही हूँ नहीं, सर, मैं ये अभी कह रहा सुबह हूं, वोटिंग होने से दिल्ली किधर जाता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए प्रज्ञा, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने केजरीवाल को घेरा है, जितना हमें लगता था कि भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल को इस तरीके से घेर देगी और उसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा देगी, आज भी हम केजरीवाल को उतना घिरा हुआ नहीं देख रहे हैं। और मेरे से अगर आप पर्सनली और मैं निजी तौर पे देखूं तो मुझे तो भारतीय जनता पार्टी से केजरीवाल अभी भी बहुत आगे लग रहे हैं। केजरीवाल को अगर कोई डैमेज कर रहा है, केजरीवाल को अगर कहीं नुकसान हो रहा है, तो वो कांग्रेस की तरफ से नुकसान हो रहा है। क्योंकि आपको यह समझना होगा कि केजरीवाल का वोटर कौन है। केजरीवाल का वोटर है दलित पिछड़ा, केजरीवाल का वोटर है मुस्लिम। और अगर कांग्रेस को कहीं ना कहीं सफलता मिलती है, कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ता है, तो वो दलित और पिछड़ा और मुस्लिम ही बढ़ेगा। तो वो थोड़ा नुकसान केजरीवाल को मुझे दिखाई देता है। अन्यथा केजरीवाल को कोई बहुत ज्यादा नुकसान मतदाताओं के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी करती हुई मुझे नजर नहीं आ रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की, जैसे मैंने कहा कि उनकी अपनी एक रणनीति है, जैसे कि आपने देखा कि टिकट काटना, प्रशासन का सहयोग लेना, और दूसरा आज शाम के बाद तो चाबी जो है आपको पता ही है, इलेक्शन कमीशन के हाथ में आ जाएगी। तो असली खेला तो इलेक्शन कमीशन को करना है। उनको तो अभी 3 दिन लगेंगे रिपोर्ट देने में। आपको पता है कि एक एक पर्ची की उनको काउंट करनी पड़ती है, 3-4 दिन लग जाते हैं गिनने में। 3-4 दिन के बाद बताएंगे वो गुना भाग करके क्या होगा। तो असली खेला तो वहां से होना है। जी केपी मलिक सर, अब ये तो हुई दिल्ली की बात, मिल्कीपुर में भी आज चुनाव हो रहा है, तो मिल्कीपुर की बात भी कर लेते हैं सर। कहा जा रहा है, जिस तरह से वीडियो सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है किस तरह से इलेक्शन को, और कैसे प्रशासन मुस्तैद है कि पूरी तरह से सरकार के साथ रहे, तो क्या लग रहा है ये सत्ता का चुनाव क्या होता है? केपी मलिक सर, जरा दर्शकों को समझाइएगा। हर तरफ चल रहा है कि उपचुनाव सत्ता का चुनाव होता है, सत्ता का चुनाव होता है, जरा समझाइए। देखिए प्रज्ञा, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई पहली बार उपचुनाव नहीं हो रहा है। अगर आप पिछले 3-4 दशकों से देख लें उत्तर प्रदेश में, चाहे वो मायावती की सरकार हो, चाहे अखिलेश की सरकार हो, चाहे कल्याण सिंह की सरकार हो, किसी की भी सरकार रही हो, 1-2-3-4 सीटों पर अगर कभी उपचुनाव होते हैं तो वो सरकारें जीत लेती हैं। सरकार का अपना प्रशासन होता है, सरकार का अपना यंत्र तंत्र सब कुछ होता है। दूसरा, आम आदमी भी सोचता है कि अगर सत्ता के साथ रहेंगे और हमारा विधायक हो, अगर सत्ता का विधायक होगा तो हो सकता है क्षेत्र में कुछ विकास कार्य भी हो जाए। इस तरह सोच के लोग सत्ताधारी दल के विधायक को जिताते थे। लेकिन इस बार परिस्थितियां अलग है। सत्ताधारी दल पे भी इस एक सीट के जीतने से कोई
सरकार के गिरने या बनने से फर्क नहीं पड़ेगा। ये सिर्फ जो है अपने एक अहम की लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये हार जीत की लड़ाई इसलिए है कि अयोध्या में जिसके लिए वो पिछले 4-5 दशकों से भारतीय जनता पार्टी अयोध्या अयोध्या राम मंदिर कर रही है, और वहीं अगर उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है तो ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बहुत बड़ा कलंक है। भारतीय जनता पार्टी इस कलंक को धोना चाहती है, इसीलिए वो किसी भी कीमत पे सीट जीतने की कोशिश कर रही है, भले जनता उसमें इसका साथ दे ना दे। एनी हाउ शाम दाम दंडभेद जैसे मैं कहता हूं, वो लगाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और उसके कई फॉर्मूले आपने पिछले चुनाव में भी देखे थे, आज भी कहीं कहीं लागू हो रहे हैं। शाम तक खबर आ जाएगी आपके पास। जी जी जी। तो सर केपी मलिक सर, आपके पास तो तमाम सूचनाएं आती जाती हैं, अभी क्या कहेंगे? अभी मिल्कीपुर की रिपोर्ट क्या कह रही है? क्या सूचनाएं आ रही हैं आपके पास अभी सुबह के वक्त? देखिए प्रज्ञा, अगर आप देखें उत्तर प्रदेश में आज भी माहौल अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का कोई कम नहीं है। आपने लोकसभा के चुनाव में भी देखा था, और पिछले उपचुनाव में भी आपने देखा है। भले ही भारतीय जनता पार्टी ने सीटें ज्यादा जीत ली हो, लेकिन विपक्षी दल कोई कमजोर नहीं है। मुझे तो बहुत कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है, और जरूरी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी सीट को जीतने में कामयाब हो ही जाए। मुझे तो ये भी लगता है कि यहाँ से विपक्षी दल चुनाव जीत सकता है, क्योंकि वो भी कमजोर कैंडिडेट नहीं है। उनका लंबे समय से वो चुनाव यहाँ पे उसके फादर जीतते रहे हैं, और मजबूत दावेदार कैंडिडेट हैं। मुझे लगता है अवधेश प्रसाद का जो असर है, उसका फायदा यहाँ पे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को मिलेगा, और ये सीट हो सकता है समाजवादी पार्टी जीत जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया केपी मलिक सर, आपने समय दिया। दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। तो आज मिल्कीपुर और दिल्ली दोनों जगह वोटिंग हो रही है, और दोनों जगह भाजपा के लिए साख की लड़ाई है, क्योंकि दोनों जगह, चाहे दिल्ली की बात हम कर लें चाहे मिल्कीपुर की बात कर लें, दोनों जगहों से भाजपा का सुपड़ा साफ है, और भाजपा के लिए लड़ाई आन बान शान की है। किसी भी हालत में भाजपा को जीतना है, लेकिन अब देखना यह है कि जनता जीतने देती है कि नहीं, जनता भाजपा पर भरोसा करती है कि नहीं, यही देखना है। और देखते रहिए उल्टा चश्मा, यूसी लगातार आपको चुनाव की एक एक अपडेट हम देते रहेंगे, एक एक खबर बताते रहेंगे, कहीं से कोई खबर छुपने नहीं देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप अगर दिल्ली और मिल्कीपुर के रहने वाले तो घरों से निकलिए, वोट करिए, और अपना मत, अपना अधिकार का इस्तेमाल करते हुए अपने पसंदीदा, अपने हित करने वाले नेता को चुनिए। नमस्कार।